बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस प्रॉब्लम में वो कह रहे कि द स्टोरेज ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज सप्लाइड विद ए सब्सटेंस ऑफ मास 3600 kg एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री। कि आपका रेफ्रिजरेटर है और उसके स्टोरेज में हम कुछ सामान रख रहे हैं, कोई सब्सटेंस रख रहा है, वो 27 डिग्री पे और उसका मास 3600 kg है। अब हमने करना क्या है, द सब्सटेंस हैज़ टू बी कूल टू -23 डिग्री। इस 27 से हम -23 पे इसको लाएंगे, इसको कूल करेंगे। एंड द कूलिंग टेक्स प्लेस इन 10 आवर्स, और ये जो टाइम लगेगा आपका 10 आवर्स का होगा। 27 से -23 डिग्री पर जब आप आएंगे तो आपसे ये 10 आवर्स लेंगे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इज़ 2 किलो जूल पर kg केल्विन अबव फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अबव फ्रीजिंग पॉइंट तो इट मीन्स कि आपका जो ये सिस्टम है, सब्सटेंस है, ये लिक्विड फेज में है। तो जो स्पेसिफिक हीट है उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट से पहले अबव वो है 2 किलो जूल पर kg केल्विन एंड 0.5 किलो जूल पर kg केल्विन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे वो है, उसकी जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो 0.5 किलो जूल पर kg केल्विन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज़ -3 डिग्री, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -3 डिग्री पे है। अच्छा, 27 डिग्री पे वो लिक्विड फेज में पड़ा है, -3 जब उससे हीट ट्रांसफ़र होगा तो -3 डिग्री पे वो लिक्विड में आ जाएगा, और फिर जो -3 डिग्री पे आ जाएगा तो फिर मज़ीद जब हम हीट ट्रांसफ़र करेंगे, हीट उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बल्कि उसका फेज चेंज होगा। और फिर जब हम हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो -3 डिग्री पे आपका वो फ्रीज़ हो जाएगा और आइस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम मज़ीद हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो वो -23 डिग्री पे आ जाएगा। सही है, 27 पे लिक्विड में, -3 पे भी लिक्विड में, फिर फेज चेंज होगा, -3 पे फिर आइस में आ जाएगा, और फिर मज़ीद जब हम हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो -23 डिग्री पे होगा। ये थ्रू डायग्राम पर मैं आपको समझा लूँगा इसी प्रॉब्लम में। द लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग इज़ 230 किलो जूल पर kg। The actual COP is 0.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम COP। मैक्सिमम COP आप मालूम कर ले, 1/2 से मल्टीप्लाई दे दे तो एक्चुअल COP आ जाएगी। मैक्सिमम COP आप इन दो टेम्परेचर से मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वो पूछ रहे फाइंड द पावर इनपुट इन किलोवाट। सही है, इस प्रॉब्लम में भी पावर इनपुट मालूम करना है। अच्छा, TH की वैल्यू क्या है, वो है 27, और मैं 273 प्लस कर लूँगा इसके साथ तो आ जाएगा 300 केल्विन। नेक्स्ट TL उसकी वैल्यू है -23 डिग्री प्लस 273 प्लस कर लूँगा, ये आ जाएगा 250 केल्विन। नेक्स्ट COP मैक्सिमम मालूम करना है। COP मैक्सिमम का फार्मूला क्या है आपके पास, TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। ये वाली वैल्यूज़ मैं पुट कर लूँगा, 250 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 250, तो COP मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 5। अच्छा, अब ये आ गई COP मैक्सिमम की वैल्यू। नेक्स्ट अब हम क्या स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि द एक्चुअल COP इज़ 0.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम COP। तो एक्चुअल COP को मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ, COP एक्चुअल इज़ इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई जो आपकी मैक्सिमम COP है, COP मैक्सिमम। तो COP मैक्सिमम अब आपकी क्या है, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपकी जो एक्चुअल COP है वो आ जाएगी 2.5। ये आ गई COP एक्चुअल। अब इसी COP एक्चुअल से हम पावर इनपुट मालूम करेंगे। अब हमें पता है पावर इनपुट का फार्मूला क्या है, COP एक्चुअल इज इक्वल टू
refrigeration capacity divided by power input. Next, power input is equal to refrigeration capacity divided by COP एक्चुअल. पावर इनपुट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, COP एक्चुअल यहाँ आ गई. अच्छा, यहाँ इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे देख लें, COP एक्चुअल मालूम है आपको, उसकी वैल्यू है 2.5, लेकिन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मालूम नहीं है. अब जो ये सारा स्टेटमेंट द सब्सटेंस हैज़ टू बी कूल्ड, द कूलिंग टेक प्लेस इन 10 आवर्स, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट वाला चेक करें, उसी से अब हम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मालूम करेंगे. अब हमें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का पता है, उसकी यूनिट क्या है. ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमने मालूम करना है किलो जूल पर सेकंड में या पर मिनट में या पर डे में. तो हम किलो जूल पर सेकंड में मालूम करेंगे क्योंकि हमें किलोवाट्स में चाहिए. अब जो सारा हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो इतना सिंपल नहीं है. उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम किस तरह कि 27 डिग्री पे ये आपका लिक्विड में है, फिर ये -3 डिग्री पे उससे हीट ट्रांसफ़र होगा और हम स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला उसके लिए यूज़ करेंगे जो कि है MC डेल्टा टी. -3 डिग्री पे अब वो एक ऐसे फेस पे आ जाएगा कि वो लिक्विड में होगा, लेकिन मज़ीद जब हम हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा बल्कि उसका फेस चेंज होगा और वो आइस की तरफ जाएगा. नेक्स्ट जब तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे M/LH विच इज़ लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट गिवन है 230 किलो जूल पर केजी. अब नेक्स्ट फिर जब -3 डिग्री पे वो आइस बन जाएगा तो जब हम मज़ीद हीट क्योंकि -23 डिग्री पे हम आएंगे तो मैं मज़ीद हीट को एक्सट्रैक्ट करूँगा. तो उसके लिए मैं फिर स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला यूज़ करूँगा MC डेल्टा टी. तो इन तीनों को मैं प्लस कर लूँगा तो उससे आवर फिर डिवाइड कर लूँगा जितना टाइम गिवन है, डिवाइड बाय 10 आवर्स, तो मैं इसको सेकंड में चेंज कर लूँगा तो इससे RC की वैल्यू आ जाएगी. अब थ्रू डायग्राम में आपको समझाता हूँ. ये इस तरह तो मुश्किल है लेकिन डायग्राम से बहुत इजी हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख लें. 27 डिग्री पे लिक्विड में है, फिर जब वो -3 डिग्री पे आ जाएगा तब भी वो लिक्विड में होगा, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो हीट एक्सट्रैक्ट होगा उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे MC डेल्टा टी. अब डेल्टा टी भी गिवन है, C की वैल्यू भी गिवन है, M की वैल्यू भी गिवन है. यहाँ पे स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला -3 डिग्री पे आ गया कि वहाँ यहाँ पे गिवन है द फ्रीजिंग पॉइंट इज़ -3 डिग्री. अब ये लिक्विड में है -3 डिग्री पे. नेक्स्ट अब मैं मज़ीद हीट इससे एक्सट्रैक्ट करूँगा, लेकिन इसका टेम्परेचर अब कम नहीं होगा बल्कि जो हीट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उससे क्या होगा, फेस चेंज होगा. तो लिक्विड के बाद जो फेस चेंज होता है उस वो आइस होता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ये फ्रीज़ हो रहा है तो मैं इसको आइस कहता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे हम लेटेंट हीट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फेस चेंज वाला. लिक्विड के बाद ये आइस में चेंज होगा. क्लियर है. तो ये होगा इसके लिए फार्मूला M/LH. यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला लिखा, यहाँ पे लेटेंट हीट वाला क्योंकि यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है लिक्विड से आइस में. अब फिर यहाँ -3 डिग्री पे ये आइस में है और यहाँ पे मैं टेम्परेचर को कम करूँगा, मज़ीद हीट एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ पे फिर मैं स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला यूज़ करूँगा और वो है MC डेल्टा टी. ये सब क्या है, हीट एक्सट्रैक्शन है. तो हीट एक्सट्रैक्शन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन तीनों को मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा. तो ये सारा का सारा हीट एक्सट्रैक्शन है. ठीक है, हीट ट्रांसफ़र है. अच्छा, अब RC को मैं किस तरह मालूम करूँगा, ये भी किलो जूल्स में है, ये भी किलो जूल्स में है, ये भी किलो जूल्स में है. तो पर यूनिट टाइम में कर लूँगा तो आपको RC आ जाएगी. RC इज़ इक्वल टू, अब हमने ये RC मालूम करना है. RC जो कि हमें पता है हीट एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड. हीट एक्सट्रैक्टेड पर सेकेंड. अब हीट एक्सट्रैक्टेड
आपके पास क्या है, ये वाला, इन तीनों को क्या कर ले, प्लस कर ले, एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल एच प्लस एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टाइम। अब m आपके पास कॉमन है तो m को आप क्या कर ले, कॉमन ले ले। तो मैं m को यहाँ पे कॉमन करता हूँ, m कॉमन हो गया, c डेल्टा t प्लस लेटेंट हीट LH प्लस c डेल्टा t। यहाँ पे c इसके लिए मुख्तलिफ होगा 0.5 और यहाँ पे c इसके लिए मुख्तलिफ होगा जो कि 2 है। और फिर पर सेकेंड मींस पर टाइम, पर यूनिट टाइम जो भी है, यहाँ पे मैं टाइम लिखूँगा, ठीक है। अच्छा, तो टाइम आपके पास क्या है, 10 आवर्स है और आवर्स को मैं सेकेंड्स में चेंज कर दूंगा, तो मैं 3600 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये आ जाएगा सेकेंड्स में। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा। अब यहाँ पे देख ले, m की वैल्यू है 3600, c यहाँ पे जो आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस अबव फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 2 किलो जूल पर केजी केल्विन है। फिर आपका यहाँ पे टेम्परेचर को देख ले, 27 और -3 के दरमियान में है, तो ये 27 जो हायर टेम्परेचर है माइनस इंटू -3 लोअर टेम्परेचर, सही है। प्लस लेटेंट हीट, आपका लेटेंट हीट की वैल्यू है 230 किलो जूल पर केजी, प्लस यहाँ पे देख ले सी की वैल्यू है 0.5 और डेल्टा टी यहाँ पे है किन दो के दरमियान है, -3 और -23 के दरमियान है, -3 और -23 डिग्री, सही है। और डिवाइडेड बाय 36000। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, इनको सिंप्लीफाई कर दूंगा। जब मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो आरसी की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोवाट। यहाँ पे आपने सिर्फ ख्याल ये रखना है कि ये हायर टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर लो टेम्परेचर, यहाँ पे आप देख लें। अब आरसी की वैल्यू आ गई 30 किलोवाट, तो मैं इस आरसी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूँगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं पुट करूँगा, पी एन इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 30 और हमने COP एक्चुअल मालूम की थी जो जिसकी वैल्यू थी 2.5। 30 को 2.5 पे डिवाइड कर दूंगा तो पावर इनपुट की वैल्यू आ जाएगी 12 किलोवाट। तो ये हो गया आपका आंसर।